नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं अखिल स्वामी सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इस समय जो चूँकि चुनाव की प्रक्रियाएँ चल रही हैं, बहुत सारी सियासी गतिविधियाँ जो हैं, उन पर लोगों की नज़र बनी हुई है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री की जोरदार रैलियाँ जगह-जगह पर हो रही हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उनकी रैलियाँ हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी जो है जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो कहते हैं कि भई उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की फ्लॉप फ़िल्म को जो है वो फिर से रिलीज़ कर दिया गया है। हालाँकि उसके पीछे वो वजह जो बताते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों को बदला गया, बीते दिनों ये देखा गया कि अखिलेश यादव ने जो है वो करीब 9 उम्मीदवार अपना बदलने का काम किया। इस बीच में बड़ी चीज़ एक बड़ी जो खबर है वो है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे उसने न्याय पत्र का नाम दिया। तो पहले हम लोग न्याय पत्र से ही शुरू करेंगे सर, फिर उसके बाद जो है हम लोग आएँगे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की सियासत की बात होगी। सर ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया, पहले थोड़ा-सा हम लोग उसको समझ लें। चूँकि आप अर्थशास्त्र वाले भी हैं, आप मैनेजमेंट वाले भी हैं, तो आपके नज़रिए से ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है या न्याय पत्र है, वो कितना महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए राम प्रकाश जी, सबसे पहली बात यह है, एक एक वर्ग की बात की जाए। मेरा वर्ग 60 से ऊपर वाला वर्ग, जब सरकार ने रेलवे कंसेशन दिया था 50% का, नॉर्मली हम लोग सेकंड एसी में चलते थे, फिर फर्स्ट एसी में चलना शुरू कर दिया, इसलिए कि भाई उसी दाम पर फर्स्ट एसी में जा सकते थे, यात्रा सुखद होती थी। अचानक देश के नाम पर, हमारे त्याग कर नाम पर रेलवे में जो कंसेशन 50% था उसको बंद कर दिया। अच्छा, ये प्रश्न उठा, पैसा कहां गया? एमएसपी की गारंटी किसानों को नहीं दी गई, जबरदस्ती उनपे जो उनका बीमा होता है वो करवाया गया और बैंक के लोन देते समय उसको एडजस्ट करा लिया गया। और जब उसके बीमा के भुगतान की बात हुई, फसल का नुकसान हुआ, उनको बीमा की राशि नहीं मिली। बीमा कंपनियों ने हजारों करोड़ का फायदा उठाया। पैसा कहां गया? जो बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्टल्स की फीस में कई गुने बढ़ोतरी की गई, वो बच्चे जो अपने माँ बाप का पेट काटकर उनके बच्चे अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बाकी जगह पढ़ा रहे हैं, जिनके लिए 4-5 हजार रुपए महीना निकालना भी मुश्किल है, उनकी फीस बढ़ा के जो आपने पैसा लूटा वो कहां गया? इस समय $125 पर बैरल का क्रूड प्राइस था। उस समय जिस दाम पर पेट्रोल और डीजल और सीएनजी और पीएनजी हम लोगों को मिल रहे थे, जब $80 और $40 तक पहुंचा तो भी दाम न घटा के जो पैसा आया वो कहां गया? असली प्रश्न ये है, अग्निवीर लाके आपने और सरकारी नौकरियों को भरने का आपने कसम खा रखी है, सरकारी नौकरी नहीं भरेंगे। सरकारी नौकरी का आप नाटक करेंगे, लोगों से फॉर्म भरवाएंगे, पैसा इकट्ठा करवाएंगे, पेपर लीक करवाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे। एक नौकरी केवल हमारे बच्चों के लिए, मेरी अगली पीढ़ी के लिए बची हुई थी कि वो 4-4 5-5 घंटे दौड़ के अपना मेहनत करके सेना में चले जाते थे, वो भी आपने उनको ठेके पे दे दिया। 4 साल के ठेके पे दे दिया, मर जाएं बेचारे, शहीद हो जाएं, उनकी लाश को एक जीप के पीछे डालकर उनके गांव तक पहुंचा दिया जाए, न कोई चिकित्सा सुविधा, न उनके माता पिता को कोई सुविधा। पैसा कहां गया? आज भी जब मैं सुबह पार्क में गया और अब ये प्रश्न पूछते हैं जो बड़े अर्थशास्त्री अपने को कहते हैं, पैसा कहां से आएगा? 1.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स कम करके देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को एक साल में 1.5 लाख करोड़ की गिफ्ट दी गई है। 14-15 लाख करोड़ रुपए के ऋण राइट ऑफ किए गए हैं, ओटीएस किया गया है, वन टाइम सेटलमेंट किया गया है। 10,000 करोड़ के लोन को 1,500 करोड़ में सेटल किया है। एक भाई की कंपनी को दूसरे भाई की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। 9-10 हजार करोड़ की जो लूट हुई है, और जिस प्रकार से हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, अब पता चल रहा है दाम क्यों बढ़े हैं। दाम इसलिए बढ़े हैं कि चुनावी बॉन्ड में आपने पैसा ले लिया और उनको खुली छूट दे दी जनता को लूटें। जो उस समय इंजेक्शन कोविड के पीरियड में लोगों को लगाए जा रहे थे, वो जो इंजेक्शन 2,000 रुपए का था वो 2-2 लाख में इसलिए बिका था कि उनके जो निर्माता थे उसे आपने चुनावी बॉन्ड में पैसा ले लिया था। इसका मतलब ये है, देखिए असली मुद्दा है, देश में पहला अधिकार किसका है आनंद जी? इस देश के गरीब मेहनतकश आदमी का है, जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाता है, बड़े बड़े होटल बनाता है और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती उस होटल या कोठी में घुसने की। ये 50-50 बिल्डिंग में रहने वाले, दिन में 5-5 ड्रेस बदलने वाले और 12 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले और 7,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले और हेलीकॉप्टर से रोड शो करने वाले, ये लोग इस चीज को समझ लें।
कि देश के गरीब जनता का जब एक रस्सी होती है ना, जब वो कुएं की उसको मुडेर को भी घिसती है, मुडेर घिस जाती है, एक छोटी सी रस्सी, जो कबीरदास ने भी कहा था, गरीबों की आह को मत झेलिए, गरीबों को बहुत सताया है। जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 100 रुपए का अनाज दे रहे हैं और 5,000 रुपए उनकी जेब से निकाल रहे हैं। हर वर्ग का शोषण है, केवल पूंजीपतियों का फायदा हो रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने कहा, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हम देंगे, हर साल देंगे, हर औरत को देंगे, हर स्त्री को देंगे, सरकारी नौकरी में 50% का रिजर्वेशन करेंगे, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, जो तेजस्वी यादव ने दिखा दिया। बिहार के अंदर 3-4 लाख नौकरियां देकर मेरे देश के युवाओं को दिग्भ्रमित मत कीजिए, उनको अवसाद मत ले जाइए, उनको नौकरियां दीजिए, उनको। आईआईटी मुंबई के बच्चे, बेस्ट आईआईटी ऑफ द कंट्री, वहां के 35% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। रामप्रकाश जी, क्या स्थिति बना दी है इस देश की इन लोगों ने। तो असली मुद्दा यह है, जो कांग्रेस ने कहा है वो असली मुद्दों को छुआ है, जनता के मुद्दों को छुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है, ये लोग केवल जो पूंजीपतियों को अपना पैसा बांट रहे हैं, वो पैसा अब देश की जनता को मिलेगा, देश की गरीब जनता को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। अडानी जी की संपत्ति को चाहे नीलाम करना पड़े, चाहे नेशनलाइज करना पड़े, जिस प्रकार से इन लोगों ने देश को लूटा है, सारे विश्व के कानूनों को वो रख के हाथ जोड़ के जाएंगे और ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को पकड़ के लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे और टेटुआ दबा के उनकी जायदाद को कब्जा करके उनको जेल के अंदर भेजेंगे। 15-15, 20-20 हजार करोड़ जो लूट के भागे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। असली मुद्दा यह है कि सारा का सारा पैसा पूंजीपतियों की जेब में चला गया है और गरीब आदमियों का शोषण हो रहा है। इस देश के अंदर ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है, लोगों को सामाजिक न्याय भी मिले, दलितों के साथ और जो आदिवासी हैं उनके साथ अन्याय ना हो, गरीबों को भरपेट खाना मिले, उनको बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले, उनको मकान मिले। और अमीर जिस प्रकार से गरीबों का शोषण कर रहे हैं और सरकार जिस प्रकार से उनका सहयोग कर रही है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसने बता दिया है, इस देश के अंदर पहला अधिकार देश के गरीबों का है, शोषितों का है और वंचितों का है। जी। एक तरफ कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, दूसरी तरफ उसको लेकर के कई सारी चर्चाएं होने लग गई। हालांकि इन चर्चाओं भाजपा अभी भी सिर्फ भ्रष्टाचार की ही बात कर रही है, भ्रष्टाचार से आगे अभी आने वाले समय का जो विजन है वो उन्होंने कहीं दिखाना शुरू नहीं किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्टर जो है वो दिया है, अभी मेन कोर्स बाकी है। तो ये जो एक लंबा समय बीता है उसके बाद अभी तक चीजें पूरी नहीं हो पाई। इस हिसाब से सर अभी कितना क्या माना जाए कि अभी सरकार जो है वो काम कर रही है और आगे और करेगी, इस उम्मीद में सिर्फ सत्ता चुनने का काम जनता करती रहे, या फिर समय ये है कि सवाल पूछा जाए कि भाई 10 साल में अगर आप यही कर पाए हैं तो फिर आपको कितने समय के लिए सत्ता की जरूरत पड़े जब आप देश को वास्तव में कुछ डिलीवर कर पाए, लोगों के लिए कुछ कर पाए। देखिए, पिछले 10 साल के अंदर देश में केवल 2 काम हुए हैं, केवल 2 काम हुए हैं। एक, देश को हिंदू मुसलमान में बांटा गया है और इतनी बुरी तरह से हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है, इतनी बुरी तरह से जहर लोगों के मानस में घोल दिया गया है कि देश को विनाश की तरफ इन्होंने ढकेल दिया है। और दूसरा काम यह हुआ है, देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है। 10 साल में काम हुआ है। अटल जी ने भी ऐसा नहीं किया, मोरारजी भाई ने भी ऐसा नहीं किया, देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है। केवल गरीबों का शोषण हुआ है, महंगाई को बढ़ाया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है, जनता को लूटा गया है और जनता को मूर्ख बनाया गया है। और जो नेक्सस है ये कैपिटलिस्ट के बीच में और पॉलिटिशियंस के बीच में और ये ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, इसने केवल समाज का शोषण किया है, कुछ नहीं किया है, केवल जुमलेबाजी की है, जनता को लूटा है। और जो लोग जिनके अंदर थोड़ी भी बुद्धि है, जो थोड़ा भी अपने विवेक का उपयोग करते हैं, ये जो कह रहे हैं ना अभी ट्रेलर दिखाया है, बाकी पिक्चर बाद में दिखाएंगे, जो बाकी पिक्चर है वो इतनी भयावह है। शिक्षक हूं राम प्रकाश जी, ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए हैं, बड़ी मेहनत करके बाल सफेद हुए हैं। ये इतना खतरनाक ट्रेलर होगा, देश झेल नहीं पाएगा। मेरी तो 72 साल की उम्र है, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा, देश बहुत भुगतेगा। आखिरी समय है इस समय, और जिस प्रकार की बेईमानी हो रही खजुराहो के अंदर, वो कह रही हैं जिलाधिकारी की उन्होंने दस्तखत नहीं किया था कैंडिडेट ने। जिलाधिकारी बताती है कहां पे दस्तखत करना है, कहां कहां दस्तखत करना है, जो वहां पीठासीन अधिकारी होता है वो बताता है। इसका मतलब बेईमानी होगी, खुल के बेईमानी होगी, हर तरह की बेईमानी होगी, वोट नहीं डालने दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम
काटा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता पर, सब पर मुझे विश्वास है, जान जोखिम पे डाल के देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह आखिरी लड़ाई है। अगर हार गए, देश हार जाएगा, मेरी भारत माता हार जाएगी, और मैं एक शिक्षक के रूप में अखिल स्वामी अपनी भारत माता को हारते हुए नहीं देख सकता। जी। सर, अब इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां जब चल रही हैं, तो प्रधानमंत्री जिस तरीके का भाषण देते हैं, वक्तव्य देते हैं, वो अपने उस फॉर्मेट में, उसी अंदाज में देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनसभा के दौरान वो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फ्लॉप फिल्म थी उसको फिर से रिलीज कर दिया गया है। तो ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो कितना इफेक्टिव रहेंगे? क्या प्रधानमंत्री की जो बातें होती हैं, पहले भी इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट देते रहे लेकिन उसको लेकर के सवाल नहीं उठाए जाते हैं, बल्कि जनता उससे कनेक्ट हो जाती है। क्या इस बार भी पैटर्न वो जो है वो सफल रहेगा? राम प्रकाश जी, आपको पता होगा घोसी के अंदर जिस प्रकार से राजभर जी को दौड़ाया गया है, बच्चों ने घेर लिया है, माफी मांगते फिर रहे हैं, पूरा राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ खड़ा है। बरेली में संतोष गंगवार का टिकट काट के जो नए गंगवार साहब को टिकट दिया है, वो यात्रा करने निकल रहे हैं, प्रचार करने निकल रहे हैं, बीजेपी के लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। मेरठ के अंदर जो आपने कहा समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट चेंज किया है, इतना बढ़िया कैंडिडेट दिया है, दलित कैंडिडेट दिया है महिला को, और बीएसपी ने त्यागी कैंडिडेट दिया है। ये इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि मेरठ की श्योर शॉट सीट जो थी बीजेपी की, वो हाथ से निकल रही है। हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला को दिन में 2 बार जनता ने घेरा है, किसानों ने घेरा है, और किसानों ने, ये समझ लीजिए दुष्यंत चौटाला का हाल है, किसान यूनियन ने किसानों को यह आदेश दे दिया है कि बीजेपी वालों को 1 वोट नहीं पड़ना चाहिए, वरना जिस प्रकार 13 महीने इन्होंने सताया है, तड़पाया है, और जैसे पंजाब के किसानों के रास्ते में कीलें घोंची हैं, उस प्रकार के काम होंगे पूरे देश के अंदर। तेलंगाना के अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर, ये हाल है, आपने राम प्रकाश जी देखा होगा, बीजेपी और बीआरएस के लोग लाइन लगा के ज्वाइन कर रहे हैं, थक जाते हैं चीफ मिनिस्टर, माला पहनाते पहनाते, और कुर्सी में जाके बैठना पड़ता है, आराम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, हजारों की संख्या में। 1 सीट अगर वहां बीआरएस और बीजेपी जीत जाए तो बड़ी बात है। हर जगह वो हो रहा है। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत ईडी अधिकारियों पे केस रजिस्टर करा दिया है, जिसको कार्रवाई को रोकने के लिए ईडी के अफसर जो है वो हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं कि साहब हम पे इन्होंने SC/ST एक्ट। तो देखिए ऐसा है, प्रतिक्रिया होगी, न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होगा। देश के अंदर देश के लोकतंत्र को संविधान के अनुसार चलिए, और आपके जो ये 4 कौड़ी के नेता आपके सड़कों पे कहते घूम रहे हैं ना कि 400 सीटें मिलेंगी, संविधान बदल देंगे, जान निकल जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। भाई साहब, भीमराव अंबेडकर साहब के, बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, और जो हाथ लगाएगा उसका फिर हश्र क्या होगा देखेंगे। इस देश के अंदर तिरंगा, हमारा झंडा केवल तिरंगा, और हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो है संविधान। इसके अलावा ये जो बाएं दाएं करते हैं कोई सहन नहीं होगा। और बार बार ये लोग चेतावनी दे रहे हैं, जो तेजस्वी यादव ने कल मीटिंग में कहा, पिछली बार मोहन भागवत जी ने कह दिया था पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, चुनाव हार गई बीजेपी, इस बार तो इसमें संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अजय निषाद वहां पे आ रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं, जिस प्रकार से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के छोड़ के आरजेडी में और कांग्रेस में आ रहे हैं, अजय निषाद कांग्रेस में आए हैं, पप्पू यादव पूर्णिया में जीत रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। इसलिए ये सब नौटंकी और ये सब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, चुनाव ढंग से हो जाने दीजिए, वरना सत्ता से उतरने में बहुत कष्ट होगा। सिंहासन काली करो की जनता आती है। जी सर, एक तरफ सामाजिक न्याय की बात हो रही है, अभी आपने बात की उसमें जिस तरीके से चीजें हो रही हैं गठित, एक तरफ सामाजिक न्याय की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, दूसरी तरफ जो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जातियों को लेकर के सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि नहीं नहीं हम आपकी गणना नहीं करेंगे, नहीं हम जो है वो आरक्षण को लेकर के फिर बताया जाने लगता है कि नहीं इंडिया गठबंधन जो है वो सवर्णों का आरक्षण खत्म कर देना चाहती है, इसलिए इन लोगों के परसेंटेज बढ़ाना चाहती है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, क्या जो इससे इफेक्टेड लोग, या चाहे प्रभावित कह लें या लाभान्वित कह लें, उन लोगों को ये गणित समझ में आ रही है इस बार कि नहीं नहीं ये मुद्दा किस तरीके से उलझाया जा रहा है? देखिए, असली मुद्दा प्रकाश जी ये है, पहले सरकारी नौकरी दोगे तब तो रिजर्वेशन की बात आएगी। भाई अगर तुम सरकारी नौकरी दोगे ही नहीं,
अगर सारी सरकारी संस्थाओं को अडानी को दे दोगे तो रिजर्वेशन का तो प्रश्न वैसे ही खत्म हो जाता है। पहली बात यह है कि इंडिया की गवर्नमेंट आए, उसके बाद नौकरियां दे। अरे आपने पढ़ा दिया, पढ़ने में रिजर्वेशन दे दिया, पढ़ने में रिजर्वेशन के बाद पढ़ लिख के आदमी वो हो गया, अपने को योग्य समझने लगा, एस्पिरेशन उसकी बढ़ गई, नौकरी नहीं दी, पेपर लीक करा दिया। अगर प्राइवेट ही नौकरी करनी है तो रिजर्वेशन का कहां प्रश्न उठता है? जब सारी नौकरियों को, सारी संस्थाओं को, एयरपोर्ट को, बंदरगाहों को, रेलवे स्टेशन को, आपने सुना ही होगा जो है वंदे भारत ट्रेन लॉस पे चल रही है, केवल झंडी दिखाना है और केवल लाइमलाइट में आना है और एक चोंच टाइप की उसका चेहरा बना दिया है। स्पीड वही है जो पहले थी और किराया जो है बढ़ा दिया है। चोंच की एक इंजन में बैठने का सुख आप लेते रहिए और देखते रहिए महामहिम जो है वो झंडी हिला रहा है। इसके अलावा भीषण लॉस पे चल रही है क्योंकि लोग टिकट ही नहीं खरीद रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोगों में सबसे ज्यादा प्राइस कॉन्शियसनेस है। वो अमीर लोग जो है वो हवाई जहाज से जाते हैं, वो ट्रेन से थोड़ी जाते हैं। अच्छा पता नहीं कहाँ कहाँ एयरपोर्ट खोल दिए हैं। अब वो एयरपोर्ट जो है वहां पे आप जरा एयर बुकिंग कराने की कोशिश कीजिए, ना फ्लाइट जा रही है ना कुछ हो रहा है। और वहां जाके अमेरिका में बोला है कि हर महीना हम IIT IIM खोलते हैं और राज्यसभा के अंदर स्टेटमेंट देते हैं कि पिछले 5 साल में ना कोई एक IIT खोला है ना IIM खोला है। तो ये जुमलेबाजी से बचना चाहिए। मेरे 15 लाख इंटरेस्ट सही, करीब 30 लाख बनते हैं, वो 30 लाख मेरे दिला दे और उसके बाद कोई जुमला दे तो मैं सोचूंगा। 30 लाख जब तक नहीं मिलेंगे तो मैं आपको केवल जुमलेबाज समझूंगा। जी, एक सवाल थोड़ा विपक्ष का है सर। जब अखिलेश यादव और जिस तरीके का कमेंट प्रधानमंत्री का आया है, ये अखिलेश यादव को देख करके तो इस समय ऐसा लग रहा है जैसे बड़े कंफ्यूज से हैं। उधर कांग्रेस की स्थिति वही हो रही है कि अपना जो सबसे बड़ा गढ़ उनका उत्तर प्रदेश में है, अमेठी और रायबरेली, वहां उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। उधर अखिलेश यादव 9 बार उम्मीदवार बदल दे रहे हैं। ये सारे जो अवसर हैं, क्या इससे कार्यकर्ताओं में और जनता में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर नहीं मिल जा रहा है हमले करने का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कारण यह है, पहली बात तो यह है कि जनता आज या तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है या मोदी जी को हराने के लिए दृढ़ संकल्प है। जनता दो भाग में बटी हुई है। अब सवाल केवल यह है जातीय समीकरणों का, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। मेरे लिए आज की तारीख में केवल देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आज के तारीख में मैं BSP को भी वोट दे सकता हूं, मैं RJD को भी दे सकता हूं, सपा को भी दे सकता हूं, कांग्रेस को भी दे सकता हूं, मैं CPM को, CPI को, CPI-ML सबको दे सकता हूं, क्योंकि मैं देश के संविधान और जो लोकतंत्र है उसकी हत्या हुए। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा ही शासन बने, ऐसे ही दबंग तरीके से अब्दुल की और रशीद की चूड़ी टाइट हो। वो चूड़ी टाइट होने के चक्कर में चाहे हमारी चूड़ी टाइट हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों से घृणा करते हैं, सिखों से घृणा करते हैं। कुछ लोग हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमान सिखों को अपना भाई समझते हैं और देश की एकता अखंडता के लिए 142 करोड़ को जोड़ के चलने वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसे मेरठ का एग्जाम्पल मैंने आपसे लिया, मेरठ का सीट अगर इन्होंने लड़ी होती, भानु प्रताप सिंह ने लड़ी होती, और भानु प्रताप सिंह ऑब्वियसली कास्ट जातीय जन उसमें वीक कैंडिडेट होते, अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन जातीय समीकरणों के अनुसार जो अतुल प्रधान है वो गुर्जर हैं और वो विधानसभा के सदस्य हैं, बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, लेकिन वो विधानसभा सदस्य हैं। उनको पार्लियामेंट सीट लड़ाने का क्या मतलब? अच्छा ये जो महिला है ये वहां की मेयर रही है, ये दलित है, इसके जो पति हैं वो 2 बार के विधायक हैं। अगर दलित कॉम्बिनेशन विद मुस्लिम कॉम्बिनेशन और बाकी जो ऐसे लोग जो बीजेपी को हराने वाले, तो लास्ट मोमेंट पे चेंज करना रणनीति होती है, ये स्ट्रेटजी है। यही बात मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, एक होती है पॉलिसी, एक होती है स्ट्रेटजी। पॉलिसी रिजिड होती है और ये रिजिड होने का जमाना नहीं है, ये स्ट्रेटजी। बीजेपी भी उम्मीदवार बदल रही है। अभी आप देखिएगा 2-4 दिन के अंदर हरियाणा में 3 कैंडिडेट बदल देगी बीजेपी, आप नोट करके रख लीजिए। जो वो आपके चौटाला साहब हैं, रणजीत सिंह चौटाला, जिनको टिकट दिया उनका टिकट कट जाएगा, इसलिए उनको बीजेपी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, गांव में इकट्ठे नहीं हो रहे लोग। अशोक तंवर जो है बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, उनको भी बदला जाएगा। 3 कैंडिडेट चेंज होंगे। तो अगर आप ये कहें नहीं साहब पॉलिसी बना ली, ऐसा मैसेज ना जाए कि हम जो डिसाइड कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो आप चुनाव हार जाएंगे। जनता की प्रतिक्रिया आ गई, जनता का आपने रूप देख लिया, जनता क्या चाह रही है देख लिया, उसके बाद
अगर अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है, जब एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है तो पॉलिसी की आवश्यकता होती है। आज एनवायरनमेंट डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। बहन जी ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया है, उन्होंने सारे कैंडिडेट ऐसे खड़े किए हैं थर्ड लिस्ट में जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं। ओवैसी साहब ने भी निर्णय ले लिया हम यहाँ कैंडिडेट यूपी और बिहार में नहीं खड़े करेंगे। इसका मतलब जितनी भी फोर्सेज हैं जो आशंकित है कि जून 2024 के बाद अगर ये सत्ता में रहे तो देश में संविधान लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो इसको वीकनेस मत देखिए, इसको स्ट्रेटेजी देखिए। और ये बहुत अच्छा कदम है, मैं इसका समर्थन करता हूं। जाति समीकरण, अच्छा जाति जनगणना की बात हो रही है, फिर बात हो रही है 50% का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, फिर बात हो रही है महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देंगे। तो भैया देखिए सवर्ण जो है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, आप भी सवर्ण है मैं भी सवर्ण हूं, 85% 90% लोग जो है बीजेपी को वोट करते हैं। और ये पक्की बात है कि आज की तारीख में दलित वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से बीजेपी से रूठा हुआ है। जाट रूठे हुए हैं, यादव रूठे हुए हैं, राजभर रूठे हुए हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। स्ट्रेटेजी ये कहती है, चाहे मेरा जाति कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह मैं तो अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को यही कहूंगा, भैया इलेक्शन जीतो, उसके बाद राज्यसभा में तुम सवर्णों को भेज देना, लेकिन लोकसभा में जीतना आवश्यक है, वरना देश का संविधान खत्म हो जाएगा तो हम आप कहां बैठेंगे। जी, ये जो गणित है वो कितना काम आएगी, ये जो सिस्टम है वो कितना समीकरण जो है वो कितना बैठ पाएगा और किसको विजय दिला पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इस महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।